देख ये लोगों ने क्या पूछा था कि ये फेस पे फेस मिला था फेस पे ओके ये फेस डिफरेंस हो गया ये फेस को ना फेस नहीं होता फाइबर बराबर और ये लोग फाइबर बराबर मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ सी व्हेन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 इसका अगर मेरा आंसर आ गया राइट अरे वो क्या कर रहा था पता है वो लैम्डा में भी क्वेश्चन कर रहा था वापस तो जरूरत नहीं था ओ चलो अच्छा बात ठीक लेट हो गया पढ़ना शुरू कर दिया चलो गाइस फॉलो विद मी जस्ट अरे तुमने डीबी पेज स्टार्ट किया है 8 तक हुआ है ना ठीक है चलो सी राइट डाउन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिखो ये भाई इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और ये थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए अपने अगर कभी कुछ आ गया तो काम में आएगा तेरी वो
सुनो, ये एक स्टैंडर्ड हमारे पास एक नंबर्स है कि जो फर्स्ट अपना बीच का जो इंटेंसिटी होता है, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न अगर वो आयो आ रहा है, सो इमीडिएट जो नेक्स्ट मैक्सिमा होता है उसका इंटेंसिटी ड्रॉप होता है। तो इंटेंसिटी ड्रॉप कितने से होता है? सो इट इज आयो बाय 22, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमा आता है वो होता है आयो बाय 61। ठीक है, परसेंटेज में लिखा है, ये लिख दो। चलो याद रखना है। फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला नहीं लिखा, सब में सेम होता है। हो गया सबका? सही। अगर तुम्हारा सर्कुलर स्लिट अगर आया, तो जैसे मैंने तुम्हें इंटरफेरेंस में बताया था S1 S2, अगर दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में आते हैं, गाइस थोड़ा ये विद मी, तो एरिस डिंग और एरिस डिस्क बनता है। याद है तुम्हें? मैंने वो तुम्हें लिखा के दिया था। सो सेम यहाँ पे डायफ्रैक्शन में भी अगर सर्कुलर एपर्चर छोटा सा है तो वहां पे हमें सर्कुलर पैटर्न हमें दिखाई देता है। स्लिट होता है तो हमें लीनियर पैटर्न दिखाई देता है, सर्कुलर एपर्चर होता है तो सर्कुलर पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो यहाँ पे 1.22 का टर्म आता है। क्या था? लैम्बडा बाय स्मॉल डी था ना हमारा फॉर्मूला, a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा, सो sin थीटा इज लैम्बडा बाय a, राइट? वही था अपना एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो सेम यहाँ पे सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन लैम्बडा के साथ एक 1.22 का टर्म आता है। अच्छा, अभी 1.22 का टर्म का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमने क्या डिराइव किया और क्यों ये 1.22 का टर्म आ रहा है, उसका पर्पस सिर्फ इतना सिंपल है। कभी भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट होता है ना, इल्यूमिनेशन अलग से दिया और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे हम वेवलेंथ को 1.22 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में अगर तुमने अलग से लाइट दी है तो फिर उधर मुझे 1.22 के टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है और उस पे किधर से और से लाइट फॉल अगर हो रही है तो उधर भी मुझे 1.22 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम जो ये इल्यूमिनेशन बहुत ही छोटे से साइज के तुम्हारे सर्कुलर एपर्चर पे हम लाइट फॉल करवा रहे हैं, एक्सेस लाइट फॉल करवा रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे 1.22 का टर्म आ रहा है। ठीक है, तो इट शोज कि भाई बहुत ज्यादा लाइट फेंकनी पड़ेगी तो ही हमें थोड़े इंटेंस हमें पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देता है। तो इधर यहाँ पे 1.22 का टर्म वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखना है। ठीक है, लिख दो। सेम ये देखो लॉजिक क्या है, वही सेम फॉर्मूला वापस a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा, यहाँ पे 1.22 का टर्म मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अच्छा एंगल का मतलब क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस,
आर्क इज स्मॉलर, तो थीटा की जगह पे स्मॉलर बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए फॉर्मूला में। ठीक है, चलो ये भी लिख दो। इतना बड़ा डबल स्लिट डायफ्रैक्शन हार्ड होता है मिलना, इंटरफेरेंस तो एक बार मिल भी जाएगा, डायफ्रैक्शन बहुत मुश्किल होता है पैटर्न में, क्योंकि तुझे ऑर्डर साइज ऑफ वेवलेंथ का बनाना है, इंटरफेरेंस हो भी जाए, है ना, मैंने बोला था तेरा जो स्प्लिट का साइज है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ 3 का वैल्यू 10⁻⁷ दूसरा छोटा बनाना उसमें पैटर्न का लिखेंगे, वो मुश्किल होता है, इंटरफेरेंस तो भी एक बार हो जाएगा, कॉलेज लेवल पे करो छोड़ा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, ठीक है। आज प्लान करते हैं पोलराइजेशन खत्म करते हैं, मैक्सिमम मतलब होगा तो खत्म कर देते हैं आज पोलराइजेशन, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर विल बी आवर फाइनल लेक्चर। ये भी है चलो डन। This is the next heading all of you. Polarization. The next heading all of you. Polarization of light. The next heading all of you. Polarization of light. दिया दिया हेडिंग दिया सबने, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चलो अभी चलो मेरे साथ, सबका ध्यान में बोर्ड पे, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ वी हैव मूव टू द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर, एकदम सिंपल है, अभी लाइफ सॉर्टेड है अभी यहाँ से, एक दो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के अंदर विल वाइंड अप विद द चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर तक तो अपन खत्म ही कर देंगे, क्वेश्चन करना हो तो और एक लेक्चर अपन लेंगे, ठीक है। चलो सो और सबका ध्यान अभी मेरे साथ बोर्ड पे, सबका ध्यान। सी पोलराइड्स इज ए मटेरियल, सुना सब लोग ने, पोलराइड्स होता है वो होता है तुम्हारा मटेरियल, एंड पोलराइजेशन इज योर प्रोसेस। सुना सब लोग ने, चाय पत्ती मटेरियल है ना, और चाय तुम बनाते हो प्रोसेस से हीट करके, राइट। वैसे पोलराइड्स करके मटेरियल्स रहते हैं विच आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टल्स होते हैं। क्वार्ट्ज सुना है तुमने, वो यूजुअली घड़ी में रहता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल,
आजकल जो क्वार्ट्ज की घड़ियां आती है ना वो बहुत महंगी होती है, राइट? बाय बिकॉज उसके अंदर वो घड़ी रन करने के लिए क्रिस्टल यूज किया रहता है। सिमिलरली हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। सो आई गिव यू वन ऑफ द एग्जांपल, क्वार्ट्ज में हम यूज करते हैं। फोकस करो यहाँ पे सब लोग, मोदी छोड़ दे जो भी कर। अभी पोलराइजेशन का पर्पस क्या है? अभी थोड़ा सा फोकस प्लीज, दोनों में सहज एंड सहज का बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? चलो अभी यहाँ पे पोलरॉइड्स हमें कहाँ पे दिखते पता है? चश्मे की दुकान पे। तुम चश्मा जब खरीदने जाते हो सो वो लोग एक अलग से सेक्शन, यूजुअली कोई भी चश्मा वाला रहता है ना, वो एक अलग से सेक्शन रखता है जिधर उससे लिखा रहता है पोलरॉइड्स। और यूजुअली वहां पे ना मेजरली सन ग्लासेस में दिखते हैं। ये अपने ये वाले जो चश्मे रहते हैं ना वो नहीं दिखते। अभी ये जो सारे चश्मे हैं इसका यूवी कंट्रोल है, ऐसे इसका भी यूवी कंट्रोल है, इसका भी यूवी कंट्रोल है, इसका ब्लू कंट्रोल नहीं, इसका भी यूवी है, उसका भी यूवी है, इसका भी यूवी है, ऊपर ऊपर सबके यूवी है, इसके ब्लू कंट्रोल है ही नहीं, इसका भी यूवी है, ऊपर ऊपर इसका नहीं समझ आ रहा मुझे। लाइट लाइट पे देखना, इसका ब्लू कंट्रोल है, यूवी है, यूवी है उसका भी। सो बेसिकली और यूवी है, यूवी ब्लू देखो स्कैम हुआ शेरी के साथ, ब्लू यूवी। हाँ भाई मेरा तो झगड़ा हो गया। भाई सच्ची पूछे वो चश्मा वाला लेंस कट नहीं था और नहीं लेना है, और उससे मुझे ब्लू कलर बोल के मुझे बोला कि मुझे नॉर्मल चाहिए था बिकॉज पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठना था लेक्चर लेने। मैं गया और मैंने बोला जेन्युइनली, मैंने बोला कि मुझे ब्लू कंट्रोल चाहिए, और पूरा उससे बातचीत किया। उसे पता चला मैं टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, उसके बेटे का भी बात करके आया मैं कि भाई उसको कुछ अगर फिजिक्स में इश्यूज है तो फ्री में हेल्प करूंगा, ऐसा मैंने बोला। मेरा नंबर उसके बेटे ने मुझे मैसेज भी किया, नहीं मैंने पढ़ाई नहीं। घर पे एंड मेरे पापा लेने गए थे, मैंने लेक्चर लिया, एक दिन हुआ, 2 दिन आंख दुख रहा है मेरा। मैंने देखा, मेरा भाई ये तो यूवी वाला है, तो मैंने झोल है, तो वो येड़ा मुझे बैठ के फिजिक्स पढ़ाने लगा। मुझे समझा रहा है ऑप्टिक्स, मुझे समझा रहा है वो बैठ के स्पेक्ट्रम, और एक नहीं 3 जन मिलकर समझा रहे। फिर मेरा बोला भाई तू बैठ, मैं मशीन निकाला, मशीन के अंदर ग्लास ऐसे डालते वो लोग और बोलते देख ब्लू लाइट दिख रहा है, ब्लू लाइट, तो वो लोग लाइट ऑन करते हैं और फिर लाइट के अंदर से तुम ग्लास पास कर, तो हाँ वो तो बोलते हैं दिख रहा है ब्लू 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 लाइट, मुझे ऐसे कर रहा था। फिर मेरा एक काम कर, मशीन दे मैं खोलता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, ये सब तुम मुझे मत सिखाओ। फिर देखा तो मशीन के ऊपर ही लिखा था यूवी मशीन। कोई जरूरत नहीं, आप लड़ने आओ मेरे वाले। कब मेरे कितने पैसे लिए? 5,000 मैंने 6,000 दिए थे, तो भी सोच हो रहा है। फिर उससे वही रेट में मैं तो वो इसके लिए रखे था, कोविड के टाइम पूरा दिन लेक्चर्स लेता था, 12-12 घंटे लेक्चर्स लेता था, तो आप बिगड़ जाएगी ना मेरी, तो इसलिए मैंने खरीदे थे। मुझे चश्मे नहीं है, फिर उसने मुझे बता के दिया। सेकेंड टाइम और एक मेरी मम्मी के साथ सेम बंदे नाम बोला, उसको भाई सर को बता के दो जो बोल रहे हो। बहुत बड़ा है
नहीं मुझसे इसे कोटिंग है तो कोटिंग अगर ग्रीन है ग्रीन मतलब यूवी वॉलेटिश ग्रीनिश दिखेगा और ब्लू कंट्रोल है ब्लू मुझसे एंगल वगैरह तो क्लियर नहीं करे वैसे नहीं उल्टा उल्टा कॉमन सेंस की बात है ये तो मैं नजर नहीं तो रिफ्लेक्ट आवाज नहीं आ रहा कलर नहीं चूज कर सकते ब्लू कंट्रोल करना है तो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए ना समझा तुम आपको ब्लू लाइट करनी है रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपको नहीं पता जी बच्चों मेरा आज का काम तो है कैंसर बचाना नहीं था माय पर्पस वाज पोलराइजेशन और वो यहाँ से टॉपिक निकला मैंने जो बताया कि भाई ऐसा होते हैं तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी कि तुम अपने आप से एटलीस्ट स्कैम होते हुए बचो बराबर मुझे ब्लू कट बोला ब्लू कट इज यूवी हाँ वो यूवी रहते नेक्स्ट टाइम तू खरीदेगी ना तो इसको ब्लू कंट्रोल दो तो देखो डबल रेट लेगा तुमसे ब्लू कट मत बोलो ब्लू कंट्रोल दो ब्लू कट इज यूवी स्कैम है सुनो गाइस ऑलरेडी विद मी नाउ मेरे प्यारे बच्चों सुनो पूरा पीएचडी कर लिए ऑप्टिक्स में मैंने तो दोस्त किसके पापा का अब उधर से कह दो ना रोज अच्छा है यार दोनों मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा था कि जब ऑप्टिक्स की दुकान में तुम्हारे उधर मिलते पोलराइड्स वही पोलराइड वो सबसे अरे मैंने सीधे से दिखाता हूँ ये इधर मेरे नजर में वैसे बैठा सुनो थोड़ा नया मुझे पता ही नहीं है सुनो पोलराइड सबसे महंगे होते हैं राइट वो 6-7 हज़ार से मिनिमम स्टार्ट होता है गेस सो पर हमें थोड़ा जगह बदलना पड़ेगा मैं विंडो के बाहर बैठूंगा सुनो सो पोलराइड का काम क्या है कि जब तुम्हारे वाइब्रेशंस जो रेज ऑफ लाइट फ्रॉम
फील्ड आता है, मजा आ रहा है, दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो रैंडम वाइब्रेशन से रहता है, रैंडम वाइब्रेशन से रहता है। बहुत सारे रेज एक साथ इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट वाइब्रेशंस, रैंडम वाइब्रेशंस होते हुए आंख पे गिरता है एंड विच इज वेरी वेरी हार्मफुल टू आवर आई। इसके लिए बहुत सारे लोग जब बाहर निकलते हैं दोपहर के टाइम पे और वो लोग सनग्लासेस लगाता है, तो सनग्लासेस लगाने का पर्पस क्या होता है? तो वो जो अपन जो 150 रुपए के खरीदते हैं, नीचे से लोग खरीदते हो तो पिंक कलर दिखता है पूरा दुनिया, वो वाले नहीं, ये पोलराइड्स जो कलर का रहेगा, ग्रीन रहेगा तो ग्रीन कलर दिखता है, पिंक कलर क्या तो वो नहीं। ये देखो नहीं लेकिन ये मुझे पता नहीं है ये सनग्लासेस है, ये पोलराइड्स नहीं है वो। सुनो ना मेरी बात, पोलराइड्स का काम ये होता है दोस्त, वैसे मिस हुआ सुनना कि मल्टीपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस जो सनलाइट से आता है, तो पोलराइड का काम है छन्नी करना, छन्नी इफेक्ट। चाय तो मैंने डायरेक्टली पी जाते हो निकाल के, सब कुछ चाय पत्ती के साथ खा जाते हो नहीं ना, उससे फिल्टर करते हो, छन्नी करते हो, राइट? सिर्फ मिल्क वाला पार्ट हम पीते हैं, अरे मी है ना, चाय पत्ती के साथ तो तुम नहीं पीते हो। सो वैसा ही सेम पोलराइड क्या करता है, छन्नी इफेक्ट देता है। किसको छन्नी इफेक्ट देता है? तुम्हारे नॉन पोलराइज्ड लाइट को, जो रैंडम वाइब्रेशंस में आता है। तो वो जो नॉन पोलराइज्ड लाइट जो रहती है, अंडरस्टैंड, उसका सिंबल होता है ये, सिंबल ऑफ ए नॉन पोलराइज्ड लाइट। ये उसका सिंबल है, अनपोलराइज्ड भी बोल सकते हो, नॉन पोलराइज्ड भी बोल सकते हो, 3 सिंबल है, मैं एक एक करके लिखाता हूँ। अभी ये जब नॉन पोलराइज्ड लाइट मेरे पासेस थ्रू पोलराइड, समझो पोलराइड ने छन्नी ऐसा फिट किया है, मतलब उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसा है कि मतलब ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा तो ही पोलराइड जा पाएंगे। सुना सब लोग ने? ऐसे वाइब्रेशंस वाले रहेंगे वही लोग जा पाएंगे, बाकी कोई भी वाइब्रेशंस नहीं जा पाएंगे, बाकी सब लोग का फिल्टरेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाले रेज ऑफ लाइट जा पाएंगे, ये वाले रेज से बेटर द वर्ड इज वाइब्रेशंस। रेज तो कोई भी जा सकता है, लेकिन ये वाले ऐसे वाइब्रेशंस अंदर जाएंगे, थोड़ा सा एंगल पे रहेगा तो भी पास हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट ही होना चाहिए, बराबर? अगर बहुत बड़ा डोर है तो भी तुम जाओगे, छोटा डोर है तो भी तुम जाओगे, और छोटा रहता तो भी तुम निकलते हैं, बहुत छोटा हो जाता है तो तुम नहीं निकलते, राइट? सो वैसे ही सेम लाइट के साथ होता है, लेकिन कैसा भी डोर हो तुम खड़े खड़े जाओगे, रेंग के तो नहीं जाते हो तुम, है ना? तो वही इफेक्ट है कि जो रेंग के जाएगा वो नहीं निकल पाएगा, और जो सीधा चल के जाएगा वो निकल पाएगा, वैसे इसका काम है। तो इसको बोलते हैं पोलराइजर एंड दिस इज योर पोलराइड, ठीक है? पोलराइजर के सामने अगर इफेक्ट देखना हो और एक अगर हमने सेम मटेरियल का एनालाइजर अगर हमने लगा दिया तो मुझे पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। तो अगर सेम मटेरियल का एनालाइजर लगाया और वही सेम रेज ऑफ लाइट आए, इसका मतलब अच्छे से फिल्टरेशन हुआ है, ठीक है? दिस इज नथिंग बट योर पोलराइजर एंड दिस इज एनालाइजर, ओके? सेम अगर मैं ऐसा बोलूं, समझो कि ये वही सेम पोलराइड तुम्हारा, ये तुम्हारा नॉन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है? इससे गया, पास हुआ, पोलराइजर से कुछ वाइब्रेशंस आगे गए, कुछ फिल्टर आउट हो गए, ठीक है? और अगर मैंने एनालाइजर को वैसे सुला दिया तो अब क्या होगा? सो देयर ओवर हियर देयर विल बी नो लाइट। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है, मजा आया सबको? बस यही पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके अंदर 2 लॉज है, मार्लूस लॉ एंड ब्रूस्टर्स लॉ। मार्लूस लॉ ने इंटेंसिटी बताया, ब्रूस्टर्स लॉ ने बताया कि किस तरीके से पोलराइजेशन होता है। बस ये 2 लॉज हमें सीखना है। चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ यू, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसका स्टेटमेंट लिखो, द फेनोमेनन ऑफ restricting the phenomenon of restricting the vibration of light। अच्छा, वाइब्रेशन का अगर मैं बात करूं देन इट इज योर इलेक्ट्रिक वेक्टर। मैग्नेटिक वेक्टर बहुत ही माइन्यूट होता है,
आई होप यू नो दैट, हमेशा वो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है. सो ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रिक वेक्टर. वाइब्रेशन मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन. Restricting the vibration of electric और ब्रैकेट में लिखो हाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर in a particular direction perpendicular to direction of propagation. In a particular direction perpendicular to direction of propagation of wave is called polarization of light. Perpendicular to direction of propagation of wave is called polarization of light. इससे कंफर्म होता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट. बाइडिएसी, डायफ्रैक्शन एंड देन पोलराइजेशन. इससे हमें समझ में आता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट है. ठीक है. अभी इधर जो हम प्रूव करते हैं ना, मॉडर्न फिजिक्स में कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे. उल्टा उधर पूरा, उधर का चीज इधर प्रूफ नहीं होता, इधर का चीज उधर प्रूफ नहीं होता. लिख दो, वो भी लिख दो. पोलराइजेशन कंफर्म्स ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट. फिर लिखो एक एक लाइंस के डेफिनेशन लिख देते फटफट. अनपोलराइज्ड लाइट लिखो. confirms transverse nature of light. लिखो अनपोलराइज्ड लाइट. हेडिंग दिया सबने. उससे लिखो a beam of unpolarized light unpolarized light consists of waves moving in same direction with their electric vectors pointed in random orientation. Okay. ये ड्रॉ कर दो. चलो नेक्स्ट लिखो. Polarized light. फिर लिखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नेक्स्ट डेफिनेशन. प्लेन PLANE. प्लेन यस. अनपोलराइज्ड लाइट लिखा फर्स्ट. अभी हाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड देखिए सब. पोलराइज्ड लिखो, प्लेन पोलराइज्ड लिखो, एवरीथिंग इज सेम ओनली. लिखो इसके अंदर डेफिनेशन लिखो. ये ड्रॉ किया सबने? फटफट करना. लिखो
plane polarized light consists of waves in which direction of vibration is same. In which direction of vibration is same for all the waves. In which direction of vibration is same for all the waves. और ड्रॉ कर दो भाई, डॉट्स वाला है ना इधर, वो डिफाइन करता है ये सिंबल है अनपोलराइज्ड लाइट का, और ये सिंबल है तुम्हारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, दो सिंबल है। फिर हेडिंग देना, फिर ये ड्रॉ कर दो। हाँ हाँ बना सकते हो, इसमें डॉट बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज इसमें ये करते हैं ना, इसमें ऑलरेडी हम बता रहे हैं ना, इसका मतलब डॉट मतलब अंदर बाहर, इसे ड्रॉ कर दिया ना तो चलता है, नहीं बताया। नेक्स्ट लिखो, ये ड्रॉ किया दोनों बस, फिर आगे लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ करो, आगे लिखो। फिर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, plane of vibration, उसमें लिखो the plane in which E bar vibrates, E bar intensity electric field vector, the plane in which E bar vibrates the plane in which E bar vibrates is known as plane of vibration. And next लिखो plane of polarization. Plane of polarization लिखो, उसमें लिखो plane perpendicular to plane of vibration. समझा सबको? Plane perpendicular to plane of vibration is plane of polarization. Plane perpendicular to plane of vibration is plane of polarization. फिर ये दो ड्रॉ कर दो फटफट। चल मारेगा। हाँ चलो आगे लिखो मालूस। बता दो
सिर्फ मालूस लो और कुछ नहीं। MALU मालूस लो when plane polarized light मालूस लो लिखो उसके अंदर लिखो when plane polarized light of intensity IO when plane polarized light of intensity IO passes through a Polaroid intensity IO passes through a Polaroid such that angle between axis of vibration and optical axis of Polaroid is theta and optical axis of Polaroid is theta. Then intensity of emergent light. Then intensity of emergent light through the Polaroid becomes intensity of emergent light through the Polaroid becomes जो बोर्ड में लिखा है वो ये फॉर्मूला लिखो जो बोर्ड पे जो लिखा है वो फॉर्मूला लिख दो और बोर्ड पे ध्यान दो चलो नहीं सुनो ध्यान है सबका मैं जो है वन शॉट मालूस लॉ कैसे इम्प्लाई करता है किस तरीके से तुम्हारा वर्किंग में आएगा वो मैं वन शॉट में तुम्हें सिखा रहा हूँ 100% वर्किंग कंडीशन यहाँ पे मालूस लॉ तुम्हें तभी यूज करना है जब भी पोलराइजेशन वर्ड यूज है तब भाई सुना सब लोग ने मालूस लॉ इज फॉर इंटेंसिटी बच्चों ध्यान है सबका मालूस लॉ किसके लिए है इंटेंसिटी ऑफ लाइट
इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने और एक पहले क्या किया पता है, आई वाला आई इक्वल्स टू आईओ आईओ प्लस 2 रूट आई1 आई2 cos थीटा, I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos थीटा, याद है सबको? उसका फाइनल फॉर्मूला आया था I max is 4 IO cos square थीटा by 2। वो कब था? इंटरफेरेंस में। बात करना, वो कब था तुम्हारा? इंटरफेरेंस में। मेरे साथ डिस्कस कर चुका है, मुझसे बात कर। वो कब था? इंटरफेरेंस में। ये इंटेंसिटी का बात हो रहा है, लेकिन ये इंटेंसिटी क्या है तुम्हारा? मालूस लॉ। ये मालूस लॉ का इंटेंसिटी कब आएगा? पोलराइजेशन में, और किधर भी नहीं। स्टूडेंट्स हाईएस्ट गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि मालूस लॉ कब लगाना है एंड 4 IO cos थीटा by 2 या फिर आई नेट वाला फॉर्मूला कब लगाना है। वो इंटरफेरेंस वाला पार्ट है। ये किसका पार्ट है? पोलराइजेशन का पार्ट है। तो जब वर्ड आ रहा है पोलराइजेशन, तभी ये फॉर्मूला तुम्हारा लगेगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है? तो एकदम इजीएस्ट फॉर्मूला है, कुछ काम एकदम सिंपल लॉजिक से फॉर्म होता है। सी, अभी ध्यान क्या रखना है इसमें, ये फॉर्मूला रैंडमली अप्लाई नहीं होता। ये फॉर्मूला अप्लाई करने का एक रूल है, एक स्टैंडर्ड रूल है। और रूल क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट, अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट है ऑफ इंटेंसिटी IO, ठीक है, अभी एक पोलराइड मैंने रख दिया, इसका एक्सिस ये है, समझो एक रैंडम एक परपेंडिकुलर एक्सिस इज P, एक रेफरेंस एक्सिस P है और एक P1 एंगल पे हमने रखा। तो यहाँ पे कैसा भी मैं ये फर्स्ट पोलराइड को कैसा भी रखूं, तुम्हारा I1 जो इधर की इंटेंसिटी होगी ना, वो हमेशा आधी हो जाती है। भाई सुना सब लोग ने? चाहे मैं इसको सीधा रखता तो भी आधा, टेढ़ा रखा तो भी आधा, ऐसा रखता तो भी आधा, कैसे भी रखूं मैं, फर्स्ट पोलराइड रखा ना, उसका इंटेंसिटी आधा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पोलराइड से पास होगा, तब इसका इंटेंसिटी मालूस लॉ, IO is your initial intensity. So I2 in this case IO ये था ना, इसका मैं IO करके उससे फॉर्मूला दिया था, लेकिन ये तुम ध्यान रखो, I2 will be initial intensity क्या है? I1 cos square, एंगल क्या होगा? तो इनिशियल एंगल मतलब ये इसका वाइब्रेशन P1 से है, और अभी नया वाइब्रेशन मतलब नया एक्सिस है इसका P2। सो P1 एंड P2 के बीच में एंगल कितना है? θ2। तो ये एंगल तुम्हें लेना है। भाई सुना सब लोग ने? एंगल कैसे लिया पता चला? तो यहाँ पे θ1 एंगल P एंड P1 के बीच में था, ये तो सीधा IO by 2 आ गया। अब ये P1 या फिर ये एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन और नया एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन, तो ये पहले P1 पे आया, P1 एंड P2 के बीच में एंगल कितना है? θ2, तो यहाँ पे θ2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम में हमेशा मालूस लॉ लगता है। सेकेंड राइट दिस लाइक दिस एज वेल, cos square θ2, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। I1 का मतलब IO by 2 है ना, तो ये होता है तुम्हारा मालूस लॉ। इसी है सब, कभी भी फर्स्ट पोलराइड से गया तो IO by 2, सेकेंड पोलराइड से गया तो मालूस लॉ। इजी, दैट्स इट, लिख दो ये डायग्राम बना दो। चलो डन।
Then it's heading all of you Grocer's law. These are all section here. उसके अंदर एक स्टेटमेंट पे ले लिखो मैंने अनपोलराइज्ड लाइट याद है ले ऑफिस से मैंने वर्क बोला था लिखो when an unpolarized light when an unpolarized light falls on a denser medium when an unpolarized light falls on a denser medium with angle of incidence as the polarizing angle of incidence as the polarizing angle angle of incidence as the तेरा बुक किधर है सेम कॉल पे तो दूसरा angle of incidence as the polarizing angle then first देखो there is partial reflection and partial refraction then there is partial reflection and partial refraction second reflected and refracted rays are perpendicular to each other next reflected ray is plane polarized and refracted ray is partially polarized reflected ray is plane polarized and refracted ray is partially polarized
Next, plane of vibration of reflected and refracted ray. नया point. हाँ भाई next. Plane of vibration of reflected and refracted ray is also perpendicular and during these observations it can be concluded ये लिख दो formula. It can be concluded ये formula लिख दो mu equals to tan angle.